हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी 6th क्लास है और 6th क्लास में हम लोग ज्योग्राफी यानी जो हमारा भूगोल है उसको देख रहे थे। और इसी के अंतर्गत आपको याद होना चाहिए, कल हम चैप्टर पढ़ रहे थे सौर मंडल में पृथ्वी। तो सबसे पहले कल हमने जो था रिवीजन किया था पहले, फिर उसका हमने चैप्टर को पढ़ाया। कल हमने पूरे ग्रह की स्थिति को पढ़ा, किस आधार पर है। उसके बाद हमने सौर मंडल को पढ़ा, सौर मंडल किससे मिलकर बना है। क्लियर है। तो आपको पता होना चाहिए 8 ग्रह, कुछ उपग्रह, कुछ खगोलीय पिंड, कुछ उल्का पिंड से मिलकर सौर मंडल बना है, जिसका प्रमुख ग्रह कौन है, आपका सूर्य है। इतना पढ़ चुके हैं। सूर्य जो क्या है, सौर मंडल के सेंट्रल में, यानी कि जो केंद्र है वो केंद्र में स्थित है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए इस सेंटर में कौन स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे सौर मंडल के सेंट्रल में कौन स्थित है। आप सूर्य जो है सौर मंडल के सेंट्रल में आपका स्थित है। क्लियर है। इतना हम लोग इसमें देख चुके थे आपका। ठीक। सूर्य और कह रहे हैं गैसों का बना है और इसमें गैस अत्यधिक है, और जिससे क्या होता है ये अपने आप को बांधे रखता है। सौरमंडली के प्रकाश एवं ऊष्मा एकमात्र स्रोत है। इसमें अत्यधिक तेज ऊष्मा महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद बहुत दूर है और पृथ्वी पर से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो डिस्टेंस भी काफी अच्छी खासी है इसकी। ठीक है। फिर हमने उसके बाद निश्चय किया कि ये क्या करते हैं, अपनी एक निश्चित जो अपनी कक्षा है, जो पथ है, ये उसी में अपना सर्कल करते हैं, राउंड लगाते हैं। सबसे नजदीक का तारा देखा और सबसे आपका जो है गर्म ग्रह, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, ये आपको बताना था। फिर हमने देखा कि बुध सबसे पास में है तो जल्दी चक्कर लगा लेता है। शुक्र है, ये पृथ्वी का, इसको क्या कहते हैं, जुड़वा ग्रह माना जाता है। अब क्या हमने फिर देखा कि हम जो हमारा प्लूटो है इसको हमने ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि कोई ग्रह किसी के कक्षा को नहीं काटता, सबकी अपनी एक पैसिफिक क्या है, रूट है। अगर कोई किसी के रूट को काटता है तो असल में वो क्या है, बोना ग्रह है, क्षुद्र ग्रह है। ये हम लोग इसके अंतर्गत आपका पढ़ चुके थे, आपका देख चुके थे। क्लियर है। अब हम पृथ्वी पढ़ेंगे। तो जितना हमने पढ़ा है, यहाँ तक किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, मुझसे पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जितना आपको ध्यान देना है, तो यहाँ तक किसी कोई क्वेरी, किसी को डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़े। मैंने क्वेश्चन पूछा था कि सूर्य के नियरेस्ट, बहुत आपने सारे ग्रह को देख लिया था, कौन कौन से पास में है, कौन दूर है, सबको देख लिया। मेरा क्वेश्चन था कि इन 8 ग्रहों में से सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। सिंपल मेरा क्वेश्चन ये था कि कौन सा सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है। तो अब आपको ढूंढ के बताना था। अब कितने बच्चों ने आंसर दिया है जो मुझे बताओगे। चलिए, बात कर रहे हैं पृथ्वी की। कह रहे हैं सूर्य की दूरी के हिसाब से पृथ्वी कैसा है, तीसरा ग्रह है। किसका, डिस्टेंस के हिसाब से। कैसे, मान लीजिए यहां सन है, सन के बाद क्या था, मरकरी था, वीनस था, और फिर क्या था, अर्थ था। भाई सन के बाद क्या था, बुध था, बुध के बाद शुक्र था, और शुक्र के बाद क्या था आपका, ध्यान देना आपको, हमारी पृथ्वी, हमारी अर्थ थी। और अगर हम आकार में बात करें, साइज में, छोटी है, बड़ी है, कैसी है, तो ये कौन सा नंबर आएगा इसका, तो इसका 5th नंबर है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार आपका 3रे नंबर पर, और साइज में ये 5वें नंबर पर है। कैसा है साइज में, ये 5वें नंबर पर सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसका आकार भू आभू है। कैसा है, भू आभ, भूआभ है। क्लियर है। यानी ध्रुवों पर ये कैसी है, चपटी है। ध्यान रहेगा इतना। भू आभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। कैसा है, पृथ्वी के समान आकार। क्लियर है। या तो ध्यान रहेगा इतना। किसी को डाउट, कोई क्वेरी तो नहीं। कह रहे जीवन के लिए अनुकूल परिस्थिति संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं।
कह रहे अगर आप जीवन जीने के लिए जिस तरह की कंडीशन होनी चाहिए, जैसे पानी हो, पर्यावरण हो, गैसों का संतुलन हो, खान पान की चीजें हो, तो कह रहा है ये सारी चीजें, ये सारी संभावनाएं केवल आपका पृथ्वी पर ही पाई जा सकती हैं और पृथ्वी पर ही आसानी से देखने के लिए मिलती है। ठीक, पृथ्वी ना तो अत्यधिक गर्म है और ना ही अत्यधिक ठंडी। क्या कह रहा है कि पृथ्वी ना तो अत्यधिक आपके गर्म है और ना ही अत्यधिक कैसी है आपका ठंडी है। यह है पानी एवं जलवायु, पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। कह रहे हैं कि ये पानी और जलवायु हमारे लिए आवश्यक है और देखना है कि वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। कह रहे यही सारे कारण हैं। इसके कारण क्या है कि पृथ्वी क्या है, सौर मंडल का सबसे कैसा है, अद्भुत। अद्भुत का मतलब होता है यूनिक। यूनिक क्या है, क्योंकि यहाँ पानी भी मिलेगा आपको और वायु भी मिलेगी, और जीवन के लिए ये दोनों फैक्टर सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या है, जीवन के लिए जल और वायु दोनों आवश्यक हैं, और दोनों चीज हमको कहाँ मिलती है, पृथ्वी पर आपकी पर्याप्त मात्रा में हमको मिलती है। और कह रहा है वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस होती है, और आप जानते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो क्या है, आपकी इस तरह की गैस है जो हमारे लिए श्वसन करने में सहायक सिद्ध होती है। और कह रहे हैं इसलिए पृथ्वी क्या है, सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। अगर आप इसको अंतरिक्ष से देखोगे तो पृथ्वी आपको कैसी है, ये नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसे 2/3 पानी से ढका हुआ है। कह रहे हैं इसका जो जितना संपूर्ण भाग है, इसका संपूर्ण भाग का 2/3, यानी कि मान लीजिए पूरी पृथ्वी मान लीजिए 120 है, अब इसका 2/3, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, लगभग 80% किससे ढकी है, आपका पानी से ढकी है। और इसी वजह से आप देखेंगे कि क्या होगा, पानी से ढकी होने की वजह से क्या है, ये आपका नीले रंग की दिखाई पड़ती है, और इसको हम क्या कहते हैं, आपका नीला ग्रह भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नीला ग्रह। ठीक है, ध्यान रहेगा, क्या बोलते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं। चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, यानी कि पृथ्वी का अगर कोई पूछे एकमात्र उपग्रह है तो वो कौन है, वो आपका मून है। ध्यान रहेगा, मून है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे ग्रह से खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीकी है, क्योंकि हमारे पास क्या है, एक तो नियरेस्ट है, पास में है, और पास में होने की वजह से ही हमको ये ऐसा दिखाई देता है। और कितना है, लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है हमसे। कौन, आपका मून। ठीक, इसका व्यास आपके पृथ्वी के व्यास में केवल 1/3 है। कह रहे कि पहली बात हमारे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, और इसका जो व्यास है वो क्या है, पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। कितना है, 1/4, 1/4 है। मान लीजिए पृथ्वी का 100 है तो इसका 1/, क्या होगा, 25 होगा। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे ग्रह के खगोलीय पिंडों के अपेक्षित आपका नजदीक है, और यह हमसे 3,84,000 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। अब आप कह सकते हैं कि सूर्य की और चंद्रमा के जो बीच की डिस्टेंस है, आप उनका आपस में अच्छे से कंपैरिजन करते हैं। रॉकेट, जो आपका प्रक्षेपण यानी कि लॉन्चिंग करना, रॉकेट पृथ्वी पर गिरना, और उपग्रह का आपका समय प्रवेश। आप देखते हैं इस तरह की रॉकेट इंजन के साथ जाता है, ऊपर पेलोड खुल जाता है, और फाइनली इस तरह का जो उपग्रह है, जो आपका सैटेलाइट है, ये हमारा घूमता रहता है। क्लियर है, इस तरह ही होता है हमारा उपग्रह। अब देखिए, कह रहे हैं कि कुछ रोमांचक आपका तथ्य हैं, उनको पढ़ते हैं। क्या तथ्य है रोमांचक, कह रहे हैं क्या आप जानते हैं कि प्रकाश की गति लगभग कितने किलोमीटर प्रति घंटा है, कितने
3 लाख से भी ज्यादा। अब देखिए, यदि इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है? 8 मिनट। यानी कि अगर सूर्य को प्रकाश को आपका पृथ्वी तक आना है तो आने तक लगभग कितना मिनट लग रहे हैं? 8 मिनट का समय लगता है। यानी कि सोच के देखिए, जिसकी स्पीड इतनी हो और वो कितनी जल्दी, यानी कि कितने लेट आपका पृथ्वी पर पहुंच रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि पृथ्वी की डिस्टेंस कितनी होगी सूर्य से, कि उसका प्रकाश ही 8 मिनट में हमारे पास पहुंचता है। कह रहे हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जुलाई 1969 में सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। यानी कि 20 जुलाई 1969 को इन्होंने सबसे पहले चंद्रमा पर गए थे। अगर कोई पूछ ले कि जयासी शेरकोट, ध्यान दीजिए, कि सबसे पहले चंद्रमा पर जाने वाले व्यक्ति का नाम बताइए, तो आपको पता होना चाहिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये कौन थे? ये यूएस के थे और सबसे पहले कहाँ गए थे आपका? ये पृथ्वी पर, सॉरी, पृथ्वी से चंद्रमा पर गए थे। चलिए बात करते हैं उपग्रह की। सैटेलाइट क्या होते हैं? उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो क्या बताया कि मान लीजिए ये आपका क्या है? कोई ग्रह है, तो उपग्रह क्या करेगा? उसी अपने ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाता है। चक्कर कैसे लगाता है? जिस प्रकार आपका सब सारे ग्रह सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ऐसे ही। अब देखिए, उपग्रह का काम क्या है? ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाना, यानी जो ग्रह है उसके चारों तरफ आपका चक्कर लगाना। और आपको पता है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम क्या है? चंद्रमा। अब देखिए, उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक हो सकता है, एक हो सकता है मानव निर्मित, जिसको हम कहते हैं कृत्रिम। मानव निर्मित उपग्रह को आपका कृत्रिम पिंड है। कैसा है? कृत्रिम। कृत्रिम मतलब जिसको हमने बनाया है, उसको हमने क्या कह दिया है? कृत्रिम, जिसको हमने क्रिएट किया है बेसिकली। ठीक है, यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी का संचार माध्यम के लिए किया जाता है। यानी कि एक तो हम ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं कि आखिर में यूनिवर्स में क्या क्या हो रहा है, कैसी कुछ घटना है। इसके लिए हम लोग अपने सैटेलाइट को क्या करते हैं? लॉन्च करते हैं। ये बात आप जानते होंगे। अभी चंद्रमा जो हमारा मून है, मून यान गया है, आपको पता होना चाहिए। और क्या है, इसमें रॉकेट के द्वारा आपके ईंधन को भेजा जाता है, पृथ्वी की कक्षा में विस्थापित कर दिया जाता है और अंतरिक्ष में कुछ नए भारतीय उपग्रह, इनसैट, आईसीआर इंस्टीट्यूट इत्यादि आपके बहुत सारे ऐसे क्या हैं? उपग्रह हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्रह दो प्रकार के हैं, एक प्राकृतिक और एक आपका मानव निर्मित। प्राकृतिक ग्रह वे ग्रह हैं जो आपका स्वतः ही आपका बने होते हैं, यानी कि जो आपके ग्रह के चक्कर लगाते हैं। और कृत्रिम ग्रह वो होते हैं जो आपका हम लोग मानव निर्मित होते हैं, जिनका उपयोग हम लोग किसी रिसर्च के लिए या दूर संचार इत्यादि के लिए भेजते हैं। अब देखिए, चंद्रमा पृथ्वी के एक चक्कर को 27 दिन में पूरा करता है। कह रहे जो आपका चंद्रमा है वो पृथ्वी का एक राउंड कितने दिन में कंप्लीट करता है? 27 डेज में। यानी ये रही अर्थ, और अर्थ का एक चक्कर पूरा करने में उसको 27 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 27। लगभग इतने ही समय में यह अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है। यानी कि इसी तरह से जिस राउंड से खड़ा हुआ था, अपने अक्ष पर भी कितने में घूमता है? 27 डेज में ही ये भी अपने अक्ष में ही, सेम दिन में ही या सेम टाइम में ही घूम जाता है। इसके परिमाण स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। और कह रहे इसके स्वरूप क्या है? जो आपका पृथ्वी है, पृथ्वी का हमें केवल एक ही भाग जो है आपका दिखाई पड़ता है। यानी कि एक ही भाग हम लोग आपका देख पाते हैं और कोई दूसरा भाग हमको दिखाई नहीं देता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। कैसी हैं? तो चंद्रमा की परिस्थितियां हैं वो कैसी हैं आपका?
अनुकूल नहीं है। इस पर सतह पर आपका पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा इस छाया को देख सकता है, चंद्रमा को दिखाता है, यानी कि पूर्णिमा का जो दिन होता है उस दिन हम चंद्रमा को देख सकते हैं। और मैं आपको बता चुका हूं कि फुल मून की घटना मंथ में एक बार होती है। चैप्टर पढ़ने से पहले सबसे पहले मैंने आपको यही बताया था कि ये घटना कब होती है, किसको हम फुल मून कहते हैं और कैसे ये फुल मून होता है, इसको हम देख चुके हैं। तारे हैं कुछ हमारे ग्रह हैं, कुछ उपग्रह हैं, ये सारी चीजें हमारे यूनिवर्स में है। और कुछ छोटे छोटे पिंड हैं, पिंड का मतलब होता है पत्थर, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह। क्या कह रहे हैं? क्षुद्र ग्रह। और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाने वाले वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह का ही एक भाग है जो हमारे बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रह से टूटकर अलग हो गए थे। ठीक है, तो हमें क्षुद्र ग्रहों के विषय में पता लग गया कि भैया कुछ चीज ऐसी थी जो आपके सन से टूटकर हो गई थी, अलग हो गई थी, तो वो आपके ग्रह बन गए। और कुछ आपके ग्रह से जो आपके टूटकर अलग हुए थे वो आपके खगोलीय पिंड है। और ये कहाँ मिलते हैं? मंगल और बृहस्पति की जो कक्षा है उसके बीच में पाए जाते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक। और वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग हैं जो बहुत पहले विस्फोट के बाद टूटकर अलग हो गए थे। क्लियर है? इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब है उल्का पिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। यानी कि ये क्या है? सूर्य के चारों ओर जो आपका चक्कर लगा रहे हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं? आपका उल्का पिंड कहते हैं। क्या कह रहे हैं? उल्का। जो आपका सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ग्रह के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है? आपका ध्यान रखिए, क्षुद्र ग्रह। और उल्का पिंड क्या कर रहे हैं? सूर्य के चारों ओर आपका चक्कर लगा रहे हैं। तो इतना तो आंसर, आप जो अंतर है आपको क्लियर होना चाहिए। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पे गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण करने पर गर्म होकर जलने लगते हैं। कह रहे कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि ऐसा लगता है कि मानो गिरने वाले हैं। और वायु के दौरान क्या होता है? ये आपका फ्रिक्शन करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो वायु है उसमें धूल, गैस, जल वाष्प है, उसके साथ ही जब आपका फ्रिक्शन करेंगे तो ये क्या होता है? गर्म हो जाते हैं और गर्म होकर क्या होते हैं? वापस ये आपका जलने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। और कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिर जाता है, जिससे धरातल पर आपका गड्ढा बन जाता है। यानी कि अगर बिना जले गिरे ही सीधा से गिर गया तो बहुत जोर से गिरेगा और क्या होगा? आपका गड्ढा जो है आपका बन जाए। क्लियर है? और ऐसे ही एक हमारी लोनार झील है जिसमें एक आपका उल्कापिंड गिरा था और उससे गड्ढा बना था, उसमें गड्ढा बना था। देख लिया? आगे बढ़े। क्या आप तारों वाले खुले आकाश में एक और दूसरी ओर चौड़ी फैली विस्फोट पट्टी के चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा यानी मिल्की वे है। हमारा सौर मंडल आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की बहती हुई नदी से की गई है। आकाश गंगा कैसे की गई है? पहली बात तो एक कैसा है? पट्टी के समान है। और क्या प्राचीन भारत में इसकी कल्पना एक आकाश गंगा में प्रकाश के भांति बहती हुई नदी से की गई है। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। ठीक, आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। प्रणाली का मतलब है ये सिस्टम है। किसका? बादलों का और आपका गैसों का। इस प्रकार लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। बहुत सारी आकाश गंगाएं मिलकर क्या करती हैं? ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में आपका जुटे हैं। इसके अलावा इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। क्या कह रहे हैं? फिर भी हम कहते हैं जो आकाश गंगा है वो क्या है?
इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। देखिए, इस तरह का आपको अनगिनत तारे, ये आकाश गंगाएं आपको दिखाई देंगी। ठीक, देख लिया। और इसी प्रकार से जो है आपका चैप्टर पूरा समाप्त हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्षुद्र ग्रह कुछ इस प्रकार के होते हैं, पत्थर जैसे हो सकते हैं। ठीक है, और जो है आपका ध्यान दीजिए, इस तरह की हमारी आकाश गंगाएं हैं। क्लियर है? ध्यान देंगे क्या है? इस तरह की आकाश गंगाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा लेक्चर आज इतना ही है, क्योंकि चैप्टर समाप्त हो चुका है। कल हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।